हेलो दोस्तों, आज हमारा इस ब्लॉग का जनरल कंसेप्ट का आखिरी वीडियो आएगा। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डाइपोल मूवमेंट के कंसेप्ट को देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट की एप्लीकेशन को समझेंगे और डाइपोल मूवमेंट के कंपैरिजन के काफ़ी सारे सवालों को भी देखेंगे और वीडियो के एंड में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ये आज आखिरी वीडियो होगा जनरल कंसेप्ट का। इसके बाद हम इस ब्लॉक को ब्लॉक वाइज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 7। हेलो दोस्तों, आज आखिरी लेक्चर है हमारा इस ब्लॉक के जनरल कंसेप्ट का। इस लेक्चर में हमें क्या समझना है? इस लेक्चर में हमें क्वांटिटेटिव बॉन्ड एनालिसिस को समझना है। आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था बॉन्ड एनालिसिस एक्चुअल में है क्या। इस बॉन्ड एनालिसिस में हम ये समझ रहे हैं कि एक बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है और कितना परसेंट कोवेलेंट। इस चीज को क्वालिटेटिवली तो हमने देख लिया था, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर को तो हमने निकाल लिया था, किसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, फजान्स रूल के अंदर। और उसकी एप्लीकेशन को भी समझ लिया था कि अगर मुझे पता लग जाए एक बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उससे क्या क्या उसकी एप्लीकेशन, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, लेटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को भी निकाल लिया था। अब आज हमें क्या करना है? अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसकी मदद से एग्जैक्ट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें कि एक बॉन्ड में एग्जैक्टली कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो इस चीज के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका वो है जिसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सीखते हैं और दूसरा तरीका जिसे हम यहां पर मेन ग्रुप एस ब्लॉक में यूज करने वाले हैं। पहले तरीके की अगर बात करूं तो पहला तरीका होता है हेनी-स्मिथ इक्वेशन का। आप इस हेनी-स्मिथ इक्वेशन की मदद से भी क्या कर सकते हैं? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं एक बॉन्ड में कितना है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिन दो एटम्स के बीच में वो बॉन्ड है उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से आप चाहें तो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। अब ये तो वो तरीका है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम यूज करते हैं। मेन ग्रुप की अगर बात करें, एस ब्लॉक की अगर बात करें तो एस ब्लॉक में हम यूज करते हैं डाइपोल मूवमेंट वाले मेथड को। डाइपोल मूवमेंट की मदद से यहां पर क्या करेंगे? हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं ये डाइपोल मूवमेंट है क्या, इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और आगे जाके इसकी एप्लीकेशन में समझेंगे किस तरीके से डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करके हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, डाइपोल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये होता क्या है इस बात को समझते हैं। डाइपोल मूवमेंट पे सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डाइपोल मूवमेंट किस चीज के काम आता है। ठीक है, अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो ये मेजर करवाता है, मेजर्स द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को अगर आपको मेजर करना है तो आप यूज करेंगे डाइपोल मूवमेंट का। और एक बार अगर आपको बॉन्ड की पोलैरिटी का पता लग गया तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी की मदद से ही आप क्या कर सकते हैं? ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा या पोलर होगा, इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको बॉन्ड की पोलैरिटी का पता है। तो इनडायरेक्टली अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो ये क्या मेजर करवाएगा? बॉन्ड की पोलैरिटी। और उसकी मदद से ही हम क्या निकाल लेंगे कि एक मॉलिक्यूल पोलर होने वाला है या नॉन पोलर, इस चीज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, डाइपोल मूवमेंट का सिंबल क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट का सिंबल होता है म्यू। म्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना ये डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की, और डाइपोल और वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात करें तो हर एक वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता है
वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है उसका एक मैग्नीट्यूड भी, और दूसरा चीज होता है हर एक वेक्टर क्वांटिटी के पास उसका डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा इसके पास एक डायरेक्शन भी होगी, और हमें दोनों चीजों को निकालना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है चार्जेस इनटू डिस्टेंस का। अब ये चार्ज और डिस्टेंस क्या है, इस चीज को समझो। यहां पर मान लो तुमने यहां पर दो चार्जेस लिए हुए हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। अब दो चार्जेस जब एक दूरी से सेपरेट होते हैं तो हम कहते हैं यहां पर डाइपोल जनरेट हुआ है। अब इस डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट को अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा, जितना पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड है उतना ही नेगेटिव का मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों चार्जेस के बस मैग्नीट्यूड को ले लो, यहां पर मैग्नीट्यूड को मान लिया मैंने q, इसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के साथ। तो अगर q से d को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल जो चीज मिलेगी दैट इज योर डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक रिलेशन निकाल लिया, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब दूसरा काम क्या करना होता है, डायरेक्शन। अब मान लो ये दो चार्जेस जो हमने लिए हैं वो एक्चुअल में दो एटम्स के ऊपर प्रेजेंट चार्जेस हैं। अब दो एटम्स मेरे पास कौन से हैं, एक तो A एटम है, दूसरा B एटम। अब मैंने तुम्हें यहां पर डाटा दे दिया कि A और B में B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो B की तरफ अट्रैक्टेड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B की तरफ है तो हम ये कहते हैं डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट के डायरेक्शन के बराबर होता है। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को देखूं तो वो B की तरफ था, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, B की तरफ। तो यहां पर एरो का डायरेक्शन तो उस एटम के पास जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और दूसरी तरफ यहां पर एक तरह का प्लस का साइन होता है उस एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा किसके टुवर्ड्स रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के। उस बॉन्ड में जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट इंट्रोडक्शन के मैंने यहां पर बताए। सबसे पहला तो याद रखना, यहां पर ये डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, बॉन्ड की पोलैरिटी, जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को निकाल सकते हैं। दूसरा इसका सिंबल क्या है, म्यू। तीसरा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस की मदद से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुका हूं Q इंटू D से। अब इसके यूनिट को समझते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। अब यूनिट को निकालने के लिए हमें यहां पर रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। रिलेशन क्या था हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर आया था, चार्ज इनटू डिस्टेंस के। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, चार्ज को सीजीएस में लेके चलता हूं, और चार्ज का वैल्यू खुद से एक रैंडम वैल्यू मैंने मान लिया 10 की पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कुछ नहीं है, सीजीएस में जब हम चार्ज को लिखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेके चलते हैं। दूसरी तरफ डिस्टेंस के लिए भी एक रैंडम वैल्यू मान लेता हूं, डिस्टेंस का रैंडम वैल्यू मान लिया 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये मैं रैंडम वैल्यूज ये क्यों लेकर चल रहा हूं, ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लो, ये मैंने खुद से एक रैंडम वैल्यूज मान ली। अगर मैं इन रैंडम वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो चार्ज है हमारे पास कितना, 10 की पावर -10 ESU। डिस्टेंस कितना है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर।
और ये जो 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डी बाय। ये डी बाय ही होता है एक्चुअल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाइपोल मोमेंट का यूनिट। सबसे ज्यादा जब भी डाइपोल मोमेंट आप देखोगे तो मैक्सिमम केसेस में उसका यूनिट क्या होगा, डी बाय। यहां पर ये जो है ये डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी बाय को। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें और पता लग रही है कि अगर 1 डी बाय को आप लिखो तो 1 डी बाय किसके बराबर होगा, ये 1 डी बाय हमारे लिए बराबर होगा 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर के। लेकिन याद रखना ये जो यूनिट निकाला है वो CGS में है, SI में नहीं है। अब अगर तुम SI में निकालना चाहते हो डाइपोल मोमेंट का यूनिट, तो कुछ नहीं करना, बस इस ESU को कूलम में कन्वर्ट कर दो और डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में लिया था उसे मीटर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि SI की अगर बात करें तो SI यूनिट में जब हम चार्ज को लेकर चलते हैं तो चार्ज तो होता है कूलम में और डिस्टेंस होता है मीटर में। तो हमें डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है, चार्ज को कूलम में। अब डाइपोल मूवमेंट हमने क्या निकाला था, हमने ये वैल्यू निकाला था 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर। अब मुझे इस ESU को कूलम से रिप्लेस करना है, सेंटीमीटर को मीटर से। तो पहले तो ESU को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक यूनिट कन्वर्जन याद करना होगा। 1 यूनिट चार्ज की जब हम बात करते हैं तो 1 यूनिट चार्ज हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। इसी 1 यूनिट चार्ज को अगर मैं CGS में लिखूं तो CGS में वैल्यू बराबर होती है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU के। एक यूनिट चार्ज कूलम में इतना होता है, ESU में इतना। तो यहां से अगर मैं 1 ESU निकालूं तो 1 ESU कितने कूलम के बराबर आएगा, अगर डिवाइड करें इन वैल्यूज को तो आपको पता लगेगा, यहां पर आएगा 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ये है 1 ESU कूलम में। दूसरा काम क्या करना है, हमें सेंटीमीटर को रिप्लेस करना है मीटर के साथ। सेंटीमीटर और मीटर का तो हम रिलेशन जानते ही है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर के। तो यहां पर इन दोनों रिलेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 ESU की जगह हम यहां पर लिख देंगे 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। 1 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब यहां पर इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो यहां से आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ये आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट का SI में वैल्यू। अब यहां पर अगर SI की वैल्यू को आप देखें तो ये वैल्यू बहुत छोटा आया। अब मैग्नीट्यूड छोटा कब आता है, जब यूनिट बहुत बड़ा हो। तो डाइपोल मूवमेंट को हम SI यूनिट में इसलिए लेकर नहीं चलते क्योंकि SI यूनिट डाइपोल मूवमेंट की वैल्यूज के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम ज्यादातर केसेस में क्या यूज करते हैं, डी बाय। इसलिए ज्यादातर सवालों में आपको जब भी डाइपोल मूवमेंट निकालनी होगी या गिवन होगी तो वो डी बाय में ही गिवन होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए ये जो हमने सीखा डाइपोल मूवमेंट को निकालना, इस चीज को अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल में। आपको डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है डी बाय में, किस मॉलिक्यूल के लिए, HCl मॉलिक्यूल के लिए, जिसके लिए डिस्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर डाइपोल मूवमेंट निकालना है डी बाय में। किसके लिए निकालना है, सबसे पहले उसको देखो, HCl के लिए। HCl में आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन पे क्या यूनिट चार्ज होता है, +1, और क्लोरीन पे चार्ज क्या रहेगा, -1। तो दोनों तरफ अगर देखें तो 1 यूनिट चार्ज है, यानी कि चार्ज का वैल्यू अगर मैं देखूं तो चार्ज का वैल्यू है 1 यूनिट। और 1 यूनिट ESU में किसके बराबर था, ESU में वैल्यू था 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। अभी अभी बताया था 1 यूनिट चार्ज CGS में किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU पे। दूसरी तरफ डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना है, 1.275 एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी आती है, 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा बस। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻8। तो अब मुझे चार्ज पता है ESU में, डिस्टेंस पता है सेंटीमीटर में, तो यहां से बस डाइपोल मोमेंट निकालना है विच इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज अगर रखें तो 1 यूनिट चार्ज था दोनों पे, मैग्नीट्यूड को अगर लेके चले तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10। दूसरा डिस्टेंस हमें दे ही रखा था, उसे बस हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब यहां से ये वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप लोगों को अभी अभी बताया है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इस पूरी वैल्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं 1D बाय। तो यहां से ये डाटा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा 6.02 D बाय के बराबर। जो हमारा डाइपोल मूवमेंट आएगा वो 6.02 D बाय के बराबर आ जाएगा। तो आई होप इसकी मदद से आप बाकी भी केसेस में जो भी आपके पास बुक हो या प्रीवियस ईयर हो वहां से सवालों को कर लेना। डाइपोल मूवमेंट की कैलकुलेशन के भी 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन को देखते हुए चलना, ठीक है। अब नेक्स्ट काम, डाइपोल मूवमेंट का बेसिक हम समझ चुके हैं, क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं, होता क्या है और किस तरह से कैलकुलेट करना है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ये चीज हम देख चुके हैं। अब आगे क्या डाइपोल मूवमेंट में देखना है, इस बात को एक बार यहां पर देख लो। अब डाइपोल मूवमेंट में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम क्वालिटेटिव कंपैरिजंस करना सीखेंगे। क्वालिटेटिव कंपैरिजन में जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में करते आ रहे थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए होंगे और उन मॉलिक्यूल को आपको डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर के हिसाब से बांटना होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस को देखेंगे कि एग्जैक्टली जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा, जैसे यहां पर अभी तो डायटोमिक था, जब हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें कैसे डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करना है वो समझेंगे क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन में। उसके हिसाब से, इसके बेसिस पर ही आगे जाके एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी हम क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट को निकालेंगे। और एंड में एप्लीकेशंस को देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है इस डाइपोल मूवमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव कंपैरिजंस के साथ। अब क्वालिटेटिव कंपैरिजन करना है हमें डाइपोल मूवमेंट का। तो डाइपोल मूवमेंट आप लोग जानते हैं बाय फॉर्मूला, मैंने कहा था ये क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो लिया था d। तो अब इस रिलेशन से अगर मैं देखूं तो डाइपोल मूवमेंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डाइपोल मूवमेंट डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, मैग्नीट्यूड कितना है उस चार्ज का। दूसरा डाइपोल मूवमेंट डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर, दो चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है। अब अगर डाइपोल मूवमेंट का कभी भी कंपैरिजन करना हो तो इन दोनों में से याद रखना जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है चार्ज। चार्ज हमेशा डोमिनेंट फैक्टर का काम करेगा। कहीं पे भी चार्जेस ज्यादा बनेंगे तो वहां पर डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बस एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, वहां पर मैं बताऊंगा आपको, वहां पर डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, लेकिन बाकी सारे केसेस में क्या होगा, चार्ज डोमिनेट करेगा। सबसे पहले तो चार्ज को देखेंगे और अगर कहीं पे चार्ज सेम आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के हिसाब से डाइपोल मूवमेंट का कंपैरिजन करेंगे। तो क्वालिटेटिव में बस इन दो बातों को दिमाग में रखते हुए क्या करना है, सारे एग्जांपल्स करने हैं। तो आइए अब इन बातों को अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहले एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल लिया है हमने HF, HCl, HBr और HI, ये 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इन चारों मॉलिक्यूल्स का आपको क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले तो क्या देखो, सब्स्टिट्यूएंट्स देखो कौन से हैं। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप जानते हो हेलोजन फैमिली की अगर बात करें तो आप लोग इसे याद भी करते हैं फिरकल, बार, आई, आंटी के नाम से। इसका निमोनिक भी काफी बच्चे यूज करते हैं। तो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो एक्चुअल में हम हेलोजन फैमिली में नीचे की तरफ आ रहे हैं और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का घटता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो यहां से हम जान गए
कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सबसे कम। तो यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा खींची होगी। अगर फ्लोरीन ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा तो फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे ज्यादा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर उतनी ही डेफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल रहने वाला है। इसी तरीके से अगर HI की बात करें तो HI में I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो I सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, I के ऊपर बनने वाला ये नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा। और हाइड्रोजन के ऊपर भी अगर देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। अगर I पे नेगेटिव चार्ज कम है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव भी कम रहा होगा। तो अगर यहां पर देखें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम इन मॉलिक्यूल्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन एटम की घटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से हेलोजन एटम्स जो हैं उन हेलोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटने से क्या हुआ, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी घट गया। और अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड घटेगा तो डाइपोल मूवमेंट भी घटता है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट HF का, फिर HCl, फिर HBr, और सबसे कम किसका होगा, HI के केस में डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट अगर केस देखें तो नेक्स्ट केस थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल लिया है, ट्राई कर रहा हूं जितने ज्यादा टाइप के एग्जांपल करा सकूं उतना अच्छा होगा। तो नेक्स्ट केस को अगर देखें तो यहां पर तुमने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2F, सेकेंड मॉलिक्यूल लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CHF। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CF। अब यहां पर अगर देखें तो कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन सेम बॉन्डिंग है, बस डिफरेंस क्या है, इस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो इस बात का सीधा सा मतलब है ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की अगर बात करें तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 पाई। 3 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब ये कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की अगर बात करें तो इसने केवल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2 पाई बॉन्ड है। अगर 2 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि इस बॉन्ड में 50% तो s कैरेक्टर होगा और 50% क्या होगा, p कैरेक्टर। अब इसकी अगर बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि 100 को 3 पार्ट्स में आपको बांटना है, और 3 पार्ट्स में बांटोगे तो कितना परसेंट s कैरेक्टर आएगा, 33.3%। अब यहां पर कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब अब इस बॉन्ड में जो हमारे पास कैरेक्टर है वो 4 पार्ट्स में बटा, 1 s और 3 p। 4 पार्ट में अगर बांटोगे तो कितना परसेंट s कैरेक्टर आएगा, केवल 25%। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स में लेफ्ट टू राइट जाएं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परसेंट s कैरेक्टर बढ़ा, और अगर परसेंट s कैरेक्टर बढ़ता है तो केमिकल बॉन्डिंग ने बात सिखाई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की बढ़ी है, कार्बन की। कार्बन का परसेंट s कैरेक्टर बढ़ा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है। अब यहां पर अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो कार्बन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच जो डिफरेंस होगा वो तो कम हो जाएगा ना। लेफ्ट टू राइट गए, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, फ्लोरीन का तो पहले ही सबसे ज्यादा है, अब कार्बन का धीरे धीरे बढ़ा, थर्ड मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब जो डिफरेंस था कार्बन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच वो कम हो गया होगा। फर्स्ट केस में ये जो कार्बन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अब ये फ्लोरीन और ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा तो ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहां पर जो चार्ज बनेंगे वो सबसे ज्यादा बनेंगे।
जबकि यहां पर ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं खींचने देगा, तो यहां पर जो चार्ज बनेंगे वो सबसे कम। तो चार्जेस अगर कम तो डाइपोल मूवमेंट भी कम होगा। तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NH3 और NF3 का, एक और टाइप डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर के कंपैरिजन का। NH3 और NF3 की अगर कंपैरिजन करें डाइपोल मूवमेंट का, तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो NH3 में अगर देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट किसकी तरफ होगा? नाइट्रोजन की तरफ। NH के बॉन्ड में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो नाइट्रोजन की तरफ होगा। और अगर कभी भी कोई लोन पेयर लगा हो तो एटम और लोन पेयर में हमेशा जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो किसकी तरफ आता है? लोन पेयर की तरफ। तो ओवरऑल देखें तो NH बॉन्ड का भी डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और इस लोन पेयर की वजह से भी ऊपर की तरफ ही डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट ऐड हो जाएगा और ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट बनेगा, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन NF3 का अगर केस लें तो NF3 के केस में पहली बात तो ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी लोन पेयर होता है तो लोन पेयर की तरफ डाइपोल मूवमेंट रहता है। तो यहां पर लोन पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो डाइपोल मूवमेंट भी लोन पेयर की तरफ। इसके बाद NF के बॉन्ड की अगर बात करें तो अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये डाइपोल मूवमेंट होगा फ्लोरीन की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं एक तरफ तो लोन पेयर की तरफ जा रहा है डाइपोल मूवमेंट, और दूसरी तरफ देखें तो फ्लोरीन की तरफ। तो ये दोनों डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। ओवरऑल जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ये कुछ परसेंट तो आपस में ही कैंसल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है, सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसीलिए ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट बढ़ गया। अब हमारे पास यहां पर नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स गिवन है। सबसे पहला अगर देखें तो NH3 हमें गिवन है। दूसरा अगर देखें तो हमारे को गिवन है PH3। सभी के सभी पिरामिडल स्ट्रक्चर के होंगे, सभी का क्या होगा? पिरामिडल शेप होगा। इसके बाद SbH3 गिवन है, और एंड में हमें गिवन है BiH3। इन सभी का हमें डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो यहां पर अगर देखें तो हम नाइट्रोजन फैमिली में मूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन में हम मूव कर रहे हैं। याद करने का तरीका होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही। तो यहां पर नाइट्रोजन फैमिली में अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा हाइड्रोजन से, और ओवरऑल लोन पेयर भी खींच रहा है, और नाइट्रोजन भी अच्छे से क्या करेगा? हाइड्रोजन से खींचेगा। लेकिन अगर PH3 की बात करें तो PH3 में सबसे पहले तो लोन पेयर, अब फास्फोरस हाइड्रोजन से खींचेगा, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन से उतना नहीं खींच सकता जितना नाइट्रोजन खींच सकता था, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, तो नाइट्रोजन ज्यादा पुल करेगा। तो यहां पर जो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट होगी वो NH3 में तो ज्यादा होगी, लेकिन PH3 में कुछ कम रह जाएगी। क्यों कम रह गई? क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया। सिमिलरली AS की तरफ मूव करोगे तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, तो AS तो और भी कम हाइड्रोजन से खींचेगा, और सबसे कम कौन खींचेगा? बिस्मथ। बिस्मथ तो बिल्कुल ही कम खींचेगा हाइड्रोजन से। तो BiH3 में सबसे कम रहने वाला है डाइपोल मूवमेंट। सबसे ज्यादा किस केस में होगा? NH3 के केस में। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो आई होप इन एग्जांपल्स की मदद से आप क्वालिटेटिव कंपैरिजन तो कर लोगे जो भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा होगा। अब क्या करते हैं? आप क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस को देखते हैं कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक स्पीशीज आ जाए तो किस तरह से कंपेयर करना है।
मैं इसे पॉलीएटॉमिक और मोनो डायएटॉमिक में कंपेयर क्यों करा रहा हूं, पहले तो इसी बात को क्लियर कर लो। दरअसल डाइपोल मूवमेंट हम दो तरीके से यहां पर देख रहे हैं। एक तो डाइपोल मूवमेंट हम देख रहे हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, दूसरा हम डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे पॉलीएटॉमिक के केस में। डाइपोल मूवमेंट के एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। शुरू में जब HCl का केस लिया था तब हमने डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लिया था और उस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमने डाइपोल मूवमेंट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया था Q इंटू डी की मदद से। अब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में तो डाइपोल मूवमेंट निकालना बहुत आसान है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड लो और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ आप चार्ज और डिस्टेंस की मदद से यहां पर नहीं निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको चार्ज पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, उन बॉन्ड्स के ओरिएंटेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। पॉलीएटॉमिक के केस में बॉन्ड का ओरिएंटेशन, डाइपोल का ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लो यहां पर तुमने केस ले लिया BeCl2 का, यहां पर तुमने केस ले लिया BeCl2 का। अब आप जानते हो बेरिलियम का एटम है, 2 क्लोरीन लगे। अब बेरिलियम के एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो दोनों क्लोरीन को ऊपर और नीचे इक्वल रिपल्शन लगाएगा और इक्वल रिपल्शन लगने की वजह से ओवरऑल जो इस BeCl2 का शेप आएगा वो कैसा होता है, लीनियर। और लीनियर शेप का मतलब होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितने का होगा, 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है तो एक डाइपोल मूवमेंट बनेगा क्लोरीन की तरफ इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा डाइपोल मूवमेंट बनेगा फिर से क्लोरीन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों डाइपोल के बीच में जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल के बराबर ही रहने वाला है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब अगर दोनों डाइपोल के बीच में एंगल 180 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। क्यों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं, ये भी बेरिलियम क्लोरीन, यहां पर भी बेरिलियम और क्लोरीन। तो दो डाइपोल 180 डिग्री पर होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो यहां पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, 0। और 0 डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होगा, ओवरऑल ये BeCl2 कैसा मॉलिक्यूल बन गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर अगर देखें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो बॉन्ड तो पोलर था, बॉन्ड की पोलैरिटी तो हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड पोलर है। लेकिन ओवरऑल जब मॉलिक्यूल को देखना है तो हमें ओरिएंटेशन पे जब नजर दौड़ाई तो ओरिएंटेशन ने हमें क्या बताया कि एक डाइपोल मूवमेंट दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, इसीलिए ओवरऑल क्या आया, ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट आया वो 0, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या रहा, नॉन पोलर। तो इस बात का ध्यान रखना, पॉलीएटॉमिक में आपको ओरिएंटेशन को भी देखना है। अभी भी यहां पर हमने पॉलीएटॉमिक के केस में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाला, सिर्फ मैंने बेसिक बातें बताई कि आपको ओरिएंटेशन पे भी नजर दौड़ानी पड़ेगी, आपको ओरिएंटेशन पे भी फोकस करना होगा। अब एग्जैक्टली अगर मुझे यहां पर कैलकुलेशन करनी है तो पहले तो एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इस बात को समझो। रिलेशन निकाल लेते हैं, एग्जांपल यही लेते हैं, BeCl2 के एग्जांपल को लेते हुए यहां पर रिलेशन निकालते हैं कि कैसे रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए आपको दो बॉन्ड्स का रिजल्टेंट निकालना है। एक तरीके से हमेशा हम दो बॉन्ड्स के लिए कंपैरिजन करेंगे। इन दो बॉन्ड्स का अगर मुझे रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट निकालना है रिलेशन की मदद से, तो आपको सबसे पहले तो डाइपोल मूवमेंट इंडिविजुअल, जो इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट है, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट कितना है, इसे मान लेते हैं μ1, और इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट कितना है, μ2। अब जानते हैं दोनों एटम सेम है, तो जितना μ1 का वैल्यू होगा उतना ही μ2 का वैल्यू, दोनों वैल्यू को μ के बराबर मान लो। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल दोनों बॉन्ड्स का आपको डाइपोल मूवमेंट पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए दोनों डाइपोल के बीच में कितना एंगल बन रहा है।
दोनों डाइपोल के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहां पर आपको थीटा एंगल पता है, आपको μ1 और μ2 का डाटा पता है, μ1 और μ2 किसके बराबर है μ के। अगर ये डाटा पता है तो आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, दो बॉन्ड्स के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये निकाल सकते हो आप। कैसे? म्यू रिजल्टेंट की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, म्यू रिजल्टेंट बराबर होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, जैसे यहां पर थीटा क्या होगा 180 डिग्री, दो डाइपोल के बीच का एंगल लेकर चलेंगे, वो कितना है 180 डिग्री। कहां से आया ये रिलेशन, हर एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने के लिए ये रिलेशन हम यूज करते हैं, वही यहां पर यूज किया। अब μ1 और μ2 को अगर यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो μ1 आप जानते हैं किसके बराबर है म्यू के, μ2 भी आप जानते हैं म्यू के बराबर है। μ1 और μ2 को यहां पर भी अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थीटा कितना है 180 डिग्री। अब जो cos 180 डिग्री होता है वो बराबर होता है -1 के, तो यहां पर सारी वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर कितना हो गया 2μ स्क्वायर, यहां पर भी म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी हो जाएगा म्यू स्क्वायर। cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो जैसे ही -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगी 0। और यही हमने निकाला भी था कि म्यू रिजल्टेंट कितना होता है BeCl2 में 0 के बराबर, इसीलिए ओवरऑल BeCl2 कैसा है, नॉन पोलर नेचर का। तो यहां से आई होप आप क्वालिटेटिवली समझ चुके हैं कैसे आपको निकालना है। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो BF3 का एग्जांपल ले लिया। इस BF3 के एग्जांपल में भी आपको क्या करना है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को बनाओ। BF3 आप जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। एक डाइपोल मोमेंट होगा फ्लोरीन की तरफ इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और एक ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। तीनों डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सेम रहने वाला है क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन ही है एटम्स, तो तीनों का डाइपोल मोमेंट म्यू मान लिया। अब हम तीनों के डाइपोल मोमेंट को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो केवल दो डाइपोल मोमेंट लेके चलते हैं। तो यहां पर दो डाइपोल मोमेंट ये ले ली, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो कहीं बीच में 60 डिग्री के ऊपर यहां पर एक रिजल्टेंट निकलेगा। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू को मान लेता हूं म्यू डैश। इस रिजल्टेंट म्यू डैश को सबसे पहले निकालो, सिर्फ दो बॉन्ड के डाइपोल को कंपेयर करो। सबसे पहले इन दो बॉन्ड के डाइपोल का ओवरऑल रिजल्टेंट मैंने मान लिया कितना है म्यू डैश। इस म्यू डैश को अगर मैं यहां पे निकालूं तो म्यू डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, म्यू डैश बराबर होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। दो को कंपेयर कराने के लिए ये रिलेशन है हमारे पास। μ1 किसके बराबर लेके चल रहे हैं हम, μ1 बराबर म्यू के, μ2 भी म्यू के बराबर है। अब cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। cos 120 डिग्री की अगर बात करें तो cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2 के बराबर, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस आगे आ जाएगा, ओवरऑल तुम्हारे पास टर्म बचेगी √u², और √u² जो होता है वो किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर। √μ² किसके बराबर होगा, म्यू के। तो अब यहां पर दो बॉन्ड्स का जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आ गया वो कितना आ गया, म्यू के बराबर। अब इस चीज को अगर हम यहां पर यूज करें तो देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका है। इनिशियली हमारे पास BF3 का मॉलिक्यूल था तो एक डाइपोल मोमेंट इधर लिया था हमने, ये डाइपोल मोमेंट डॉटेड इधर, इन दोनों डॉटेड का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। इस रिजल्टेंट को हमने माना था म्यू डैश जो कि बराबर आ गया म्यू के।
और ऊपर वाले बॉन्ड का अभी हमने डाइपोल कंपेयर नहीं किया था, कंसीडर नहीं किया था। इस डाइपोल की वैल्यू को भी हमने क्या माना था, म्यू। तो अगर देखें तो नीचे वाला डाइपोल भी म्यू है, ऊपर वाला डाइपोल भी म्यू है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। दो इक्वल डाइपोल अगर 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमने अभी अभी देखा था ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए तो म्यू रिजल्टेंट कितना आया, 0। यानी कि ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, नॉन पोलर। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल भी कैसा बन गया, नॉन पोलर। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी आप यहां पर ले सकते हैं आप चाहें तो। जैसे एग्जांपल एक और लेके लेते हैं। एग्जांपल मैं बहुत सारे लेता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। बस आप पूरा कंप्लीट वीडियो आराम से देखा करो, नोट डाउन किया करो, चीजों को ट्राई किया करो। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं PCl5 का। PCl5 का केस ले लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड केस है, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में है बहुत आसान। PCl5 आप जानते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसका। TBP में अब यहां पर अगर मैं डाइपोल मोमेंट को देखूं तो सबसे पहले इन एक्सियल बॉन्ड की बात करूं तो एक्सियल बॉन्ड में यहां पर डाइपोल मोमेंट होगा क्लोरीन की तरफ, यहां पर भी डाइपोल मोमेंट होगा एक्सियल बॉन्ड में क्लोरीन की तरफ, और दोनों एक्सियल बॉन्ड एक दूसरे के 180 डिग्री पे है। तो ये वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, सेम एटम्स है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई 180 डिग्री पे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन तीन इक्विटोरियल बॉन्ड की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपके पास कितना है, 120 डिग्री। और अभी अभी बताया था 120 डिग्री में जो रिजल्टेंट बनता है, इन दो बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो डाइपोल मोमेंट बनेगा एग्जैक्टली बीच में 60 डिग्री पे। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है म्यू के बराबर ही। अगर इन दोनों का वैल्यू म्यू है तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू भी कितना आएगा, म्यू आएगा। तो यहां पर एक रिजल्टेंट बना इस डायरेक्शन में जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू है। इसके बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इस PCl बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट कितना होगा, म्यू। तो यहां पर भी क्या है, दो डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट चले गए 180 डिग्री पे, और जब ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल हर एक डाइपोल मूवमेंट ने दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर नेचर का। तो इस तरीके से आप कितने भी एग्जाम्पल चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पे कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि क्वांटिटेटिवली कैसे वैल्यूज को कंपेयर करना है। इसमें बस याद रखना ये जो म्यू है ये आपको निकालना है, बाकी तो काम आप यहीं से कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। म्यू निकालने के लिए वो सवाल में चार्ज और डिस्टेंस का डाटा देगा। अब यहां पर केसेस हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के। अब यहां पर हम केसेस देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो मैं एग्जांपल ज्यादातर लेकर चलूंगा वो क्लोरोबेंजीन के केसेस होंगे। यहां पर याद रखना क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन Cl का बॉन्ड है इसके डाइपोल मोमेंट को मैं लेके चलूंगा म्यू के बराबर। ये म्यू जो होगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए या तो वो सवाल में चार्ज और डिस्टेंस का डाटा देगा या फिर डायरेक्टली वो म्यू का वैल्यू ही दे देगा। तो हम सारे एग्जांपल्स में क्या करेंगे, आंसर को म्यू की टर्म्स में निकाल के छोड़ देंगे। उसके बाद म्यू अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना होगा तो चार्ज इनटू डिस्टेंस करके निकाल लेंगे। तो आइए एक एक करके एग्जांपल्स को करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है। अब यहां पर सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। अब यहां पर तुम्हें इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इस मॉलिक्यूल का अगर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले देखो इन दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होगा।
इन दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल की बात करें तो आप जानते होंगे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। और दोनों डाइपोल के लिए आपको वैल्यू दे रखी है म्यू और म्यू, क्योंकि सेम एटम है, कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन और क्लोरीन है, तो दोनों डाइपोल मूवमेंट सेम होगा। तो यहां पर अगर एग्जैक्टली आप वैल्यू निकालो रिजल्टेंट का कितना वैल्यू होगा रिजल्टेंट डाइपोल का, तो रिजल्टेंट डाइपोल आप जानते हो निकालने के लिए म्यू वन स्क्वायर करो, म्यू वन स्क्वायर भी म्यू है, प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री, और जो कॉस 60 डिग्री होता है वो बराबर होता है 1/2 के। तो यहां पर 1/2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 म्यू स्क्वायर। तो यहां से आप देखें तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटने के बाद एग्जैक्टली अगर देखें तो 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 म्यू स्क्वायर के बराबर। और यहां से एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो √3 म्यू, ये आपका रिजल्टेंट डाइपोल आ जाएगा। √3 म्यू, इस म्यू स्क्वायर को मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले गया, तो ये क्या वैल्यू आएगी, √3 म्यू। याद रखना ये यहां पर वैल्यू जो है वो √3 म्यू है, म्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो अगर ऑर्थो पोजीशन पे। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हारे पास मेटा पोजीशन पे आ जाए, 2 क्लोरीन है लेकिन अब मेटा पोजीशन पे आ जाए, तो अगर मेटा पोजीशन पे आ जाए फिर से बॉन्ड एंगल निकाल लो। इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल अब कितना होगा, 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो म्यू रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर से वही कहानी, √μ स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों डाइपोल बराबर है, 2 म्यू स्क्वायर, और ये होगा cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री का अगर बात करें तो cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2 के बराबर। तो यहां से अगर आप डाटा पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करें तो 2 म्यू स्क्वायर आएगा प्लस 2 म्यू स्क्वायर, cos 120 डिग्री की जगह क्या आएगा, -1/2। तो ये -1 आगे आएगा, तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास बचेगा √μ स्क्वायर, और √μ स्क्वायर ही किसके बराबर है, म्यू के बराबर। तो यहां पर जो रिजल्टेंट म्यू आएगा वो कहीं बीच में 60 डिग्री पे आएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा म्यू के बराबर। यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, म्यू के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम केसेस को करने का, लेकिन कुछ केसेस आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे मान लो ये केस मैं खुद से नहीं करूंगा, ये केस आप लोग कर लेना, बहुत आसान सा केस है। कमेंट्स में मुझे बताना कि ओवरऑल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस केस में, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट केस की अगर बात करें तो नेक्स्ट केस में अब मैं 3 क्लोरीन वाले केसेस ले लेता हूं। मान लो यहां पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब ये जो 3 क्लोरीन वाला केस है ना, इस केस में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं। कैसे करना है इस केस को, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो, यहां पर ये 120 डिग्री वाले जो 2 डाइपोल हैं इनका रिजल्टेंट निकाल लो। अभी अभी देखा था अगर 120 डिग्री का एंगल हो तो यहां पर जो म्यू रिजल्टेंट आता है वो किसके बराबर आता है, म्यू के बराबर। और कितने डिग्री पर आता है रिजल्टेंट, 60 डिग्री पे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली मेरे पास इन दोनों का, ये जो 120 डिग्री पर 2 डाइपोल है, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। और कितना है ये रिजल्टेंट, म्यू। एक तो म्यू ये रिजल्टेंट है, दूसरा म्यू ये जो ब्लू कलर का यहां पर मैं म्यू बनाऊंगा, ये म्यू तो पहले से ही कार्बन Cl बॉन्ड का पहले से ही यहां पर प्रेजेंट है। तो अगर ओवरऑल रिजल्टेंट देखें, ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट को देखें, तो एक तो इन 2 बॉन्ड्स का, ये जो डॉटेड मैंने दिखाए हैं 120 डिग्री पे, इन 2 बॉन्ड्स का रिजल्टेंट आया रेड कलर का, और एक कार्बन Cl का पहले से ही ब्लू कलर का प्रेजेंट था। तो दोनों सेम डायरेक्शन में डाइपोल लगेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड होंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो डाइपोल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 म्यू के बराबर। अब इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी करना इसमें।
मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं, कुछ बच्चे कमेंट्स में कह रहे थे होमवर्क देने की, तो उनके लिए ये होमवर्क है। नेक्स्ट केस है, फिर से ये आप लोग करके बताना मुझे इसके लिए कितना डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आया, फिफ्थ केस। इसी तरह से सिक्स्थ केस एक और कर लेना। यहां पर 4 क्लोरीन ले लेंगे, इसके लिए भी आप कमेंट्स में बताना क्या आएगा एग्जैक्टली रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। एक सेवेंथ केस और है, इन सभी केसेस में बताना कि क्या होगा ओवरऑल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। म्यू की टर्म्स में ही बताना, एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं चाहिए। म्यू की टर्म्स में आंसर बताना कितना होगा, म्यू होगा √2 म्यू होगा √3 म्यू होगा या क्या होगा। अब हम ये जो हमने यहां पर साइक्लिक कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा, इसके हिसाब से कुछ सवाल जो हमसे पूछे जा सकते हैं उनको अगर देखें तो कंपैरिजन का सवाल आ सकता है। मान लो आपको यहां पर कंपैरिजन करना है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। यहां पर सबसे पहले तो हमने ऑर्थो पे लगाया है क्लोरीन, फिर मेटा और फिर पैरा, ये 3 केस ले लिए। और इन तीनों केसेस में वो आपसे पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताएं। एक ऑर्थो वाला केस लिया, एक मेटा वाला और एक पैरा वाला केस, ठीक है। अब तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो आप लोगों को याद हो, अभी इस वीडियो में हमने निकाला है, इस केस में जो रिजल्टेंट बना वो रिजल्टेंट हमारा कितना बना, √3 म्यू। इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट बना वो कितना बना था, म्यू के बराबर। और अगर इस केस में देखें तो एक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, एक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, दोनों 180 डिग्री पे है और इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो अगर यहां पर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट ऑर्थो वाले का, फिर मेटा और सबसे कम किसका आएगा, पैरा वाले का। तो इस तरह से ऑर्डर की फॉर्म में भी ये सवाल पूछ सकता है। इसी तरह से एक और सवाल जो वो पूछ सकता है, वो अब क्लोरीन की जगह यहां पर OH ग्रुप लगा देगा, क्लोरीन की जगह OH ग्रुप लगा देगा और अब पूछेगा कि ऑर्डर बताएं, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। सेम सवाल है, बस क्लोरीन की जगह क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। अब यहां पर क्लोरीन की जगह जब हम OH ग्रुप को लगाएंगे तब भी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हमें पता है म्यू रिजल्टेंट यहां पर कितना आएगा, √3 म्यू। यहां पर म्यू रिजल्टेंट अगर निकाले तो ये कितना आएगा, म्यू के बराबर। तो ऑर्डर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो वाले का, फिर मेटा वाले का, फिर पैरा वाले का। लेकिन ये सवाल मैं करवा क्यों रहा हूं, क्योंकि पैरा वाले केस में याद रखना, इस केस में म्यू रिजल्टेंट एग्जैक्टली 0 नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इस रीजन को याद रखना। इस केस में जो 2 OH का डाइपोल है ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पर नहीं है। यहां पर जब आप 2 OH के ओवरऑल डाइपोल का कंपैरिजन करोगे तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों OH का किसकी तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ होता है। तो यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो ओवरऑल एक दूसरे को बैलेंस आउट, कैंसल आउट नहीं कर रहा, इसीलिए यहां पर जो म्यू रिजल्टेंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होता। इस चीज को याद रखना, ये सवाल में पूछा जा सकता है। तो यहां पर एक बात मुझे और समझ में आई, इन दोनों केसेस को अगर देखो तो इन दोनों केसेस में मैंने सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे थे, दोनों के दोनों या तो OH थे या दोनों Cl थे। तो अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, हमेशा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर कैसा होगा, हमेशा डाइपोल मोमेंट ऑर्थो आइसोमर का सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा का और फिर पैरा आइसोमर का। इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे बेंजीन के ऊपर तो सबसे ज्यादा ऑर्थो आइसोमर का डाइपोल मोमेंट होगा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। अब यहां पर आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो,
एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तब क्या होगा? तो अगर मैं यहां पर एक ऐसा केस लूं जहां पर आप एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हो, मान लो मैंने यहां पर ले लिया NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरा लगा दिया NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा और कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस बात को समझो कि यहां पर ये ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली वैल्यू को भी कैसे कैलकुलेट करेंगे और ऑर्डर भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी इस बात को समझो। अब यहां पर जो कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, कार्बन और NH2 की बॉन्डिंग है और कार्बन और NO2 की बॉन्डिंग है, तो पहली बात तो ये बात यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर डाइपोल मोमेंट दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स बदल चुके हैं, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी अलग अलग होगा। अब इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये तो डोनेट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो बेंजीन की तरफ होगा, लेकिन ये विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो बेंजीन से दूर की तरफ जाएगा, NO2 की तरफ। तो यहां पर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस NO2 वाली डायरेक्शन को मैंने मान लिया नेगेटिव और बेंजीन की तरफ वाली डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, तो μ1 आएगा पॉजिटिव μ1 और ये μ2 क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर अगर म्यू रिजल्टेंट आपको निकालना है तो ये क्या होगा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस नेगेटिव μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 नेगेटिव μ2 इंटू कॉस, सबसे पहले केस में अगर देखें तो ये एंगल कितने का बन रहा था, 60 डिग्री। तो यहां से अगर आप ओवरऑल वैल्यू को निकालें तो ये क्या आएगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, नेगेटिव खत्म हो गया स्क्वायर होने पर। ये वैल्यू को अगर देखें तो इस वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव 2μ1 μ2 cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये पूरा क्या आएगा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस μ1 μ2। ये तो आ गया हमारे पास किसके लिए, जब ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है तो ये आएगा। इसी तरीके से अगर मैं मेटा पोजीशन वाले के लिए निकालूं, रिजल्टेंट डाइपोल मेटा पोजीशन के लिए निकाले, तो μ1 स्क्वायर करो फिर से, μ2 स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ प्लस 2μ1 नेगेटिव μ2 कॉस, मेटा पोजीशन के लिए एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री का। याद रखना मेटा पोजीशन पे एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 डिग्री आप लोगों को याद हो तो कितना होगा, ये वैल्यू होगा -1/2 के बराबर। तो यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 कटा, तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा वो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ1 प्लस μ2। तो ओवरऑल अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे, एक बार ऑर्थो वाली वैल्यू को और एक बार मेटा वाली वैल्यू को कंपेयर करें, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ऑर्थो और मेटा में कहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मेटा पर। सिमिलरली अगर आप पैरा के लिए करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि पैरा के केस में म्यू रिजल्टेंट और भी ज्यादा आएगा। अगर आप इस चीज को म्यू रिजल्टेंट को पैरा के केस में निकालो तो यहां पर पैरा के केस में जो म्यू रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2, ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू तीनों में सबसे बड़ी होगी। तो याद रखना, अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा पैरा वाले केस में, फिर होगा मेटा और फिर होगा ऑर्थो, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केस भी है जहां पर ये जो हम जनरल बात कर रहे हैं वो वैलिड नहीं होती, उन एक्सेप्शनल केसेस को भी ध्यान में रखना। जैसे कि एक एक्सेप्शनल केस होता है हमारे पास जब हम CH3Cl और CH3F का कंपैरिजन करते हैं,
तो CH3Cl और CH3F में अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्डिंग है, दो बॉन्डिंग है। अब हमने कहा था डाइपोल मूवमेंट के लिए चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होता है। सबसे पहले चार्ज को देखते हैं, फिर डिस्टेंस। अगर चार्ज के हिसाब से जाएं तो चार्ज फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर चार्ज वाला केस डोमिनेट नहीं कर पाता, यहां पर डिस्टेंस डोमिनेट करता है। डिस्टेंस क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा क्लोरीन का साइज होने की वजह से कार्बन और Cl के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और वो ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट CH3Cl की ज्यादा हो जाती है CH3F के कंपैरिजन में। तो ये याद रखना, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस भी बन जाएगा जहां पर चार्ज डोमिनेट नहीं करता, डिस्टेंस डोमिनेट करता है। तो यहां पर हमारा ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट को समझने वाला पोर्शन था वो खत्म हुआ। अब इसकी एप्लीकेशंस को समझते हैं। इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो दो ही इसके एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल से एप्लीकेशन है, फटाफट से खत्म कर देंगे इसे भी। एक एप्लीकेशन तो होता है डाइपोल मूवमेंट की मदद से हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कमेंट कर सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट के रिजल्टेंट वैल्यू के हिसाब से हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को भी बता सकते हैं। अगर रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। और अगर वैल्यू डाइपोल मूवमेंट का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो आया तो यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? पोलर। जितना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा उतनी पोलैरिटी भी मॉलिक्यूल की क्या होगी? ज्यादा। दूसरा एप्लीकेशन जो हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का कैलकुलेशन। ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट कराने में भी डाइपोल मूवमेंट हमारी मदद करने वाला है। कैसे मदद करेगा? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर किसी बॉन्ड में निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहां पर ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट, जो उस बॉन्ड का ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट है उसको डिवाइड कर दो कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट के साथ, जो आपने कैलकुलेट की है चार्ज इनटू डिस्टेंस से, उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, और परसेंटेज की फॉर्म में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले की मदद से आप अगर चाहें तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी बॉन्ड में। मैं एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूं। ये एग्जांपल पूछा भी गया था, प्रीवियस ईयर का भी पार्ट है। HCl मॉलिक्यूल के लिए म्यू ऑब्जर्व्ड आपको दे रखा है। आपको क्या करना है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है जब डिस्टेंस कितना है? 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको म्यू कैलकुलेटेड का वैल्यू निकालना होगा। म्यू कैलकुलेटेड हमें पता है ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। HCl में वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, HCl में चार्ज कितना है? दोनों के ऊपर 1 यूनिट, और 1 यूनिट चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 1.275 एंगस्ट्रॉम, which is equal to 1.275 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या करो? चार्ज को भी रखो, डिस्टेंस को भी रखो। दोनों वैल्यूज को जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास जो म्यू कैलकुलेटेड का वैल्यू आएगा वो 6.02 डी बाय, ये वैल्यू आएगा आपके पास म्यू कैलकुलेटेड का। डी बाय की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बस यहां पर ध्यान रखना 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर ही 1 डी बाय होता है। बार बार ये बात मैं बता रहा हूं, ये सवाल में आपको बहुत सारी जगह यूज करनी पड़ेगी। जब भी डाइपोल मूवमेंट का सवाल आएगा वहां पर आपको इसे यूज करना है। तो 1 डी बाय की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इसी को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर वैल्यू आई है 6.02 डी बाय। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए कुछ ना करो, म्यू ऑब्जर्व आपको दे रखा है 1.03, डिवाइड कर दो इसे म्यू कैलकुलेटेड के साथ और मल्टीप्लाई कर दो 100। यहां से वैल्यू आएगी 17% के आसपास। तो इस तरीके से आप चाहें तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं एक बॉन्ड में। तो आई होप आपको इस वीडियो से डाइपोल मूवमेंट के सवाल करने में मदद मिलेगी। जाएं इस वीडियो को देखें, एक बार में अगर नहीं समझ आए तो प्लीज दोबारा देखें वीडियो को।
और जो भी आपके पास मटेरियल है उस मटेरियल को सॉल्व करें। और इन केस अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।